Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। पिछले 3-4 दिनों से हर न्यूज़ चैनल पर एक खबर सुर्खियों में है और वजह है एक वेब सीरीज IC-814, इंडियन एयरलाइंस का वही प्लेन जो काठमांडू से दिल्ली आ रहा था और उसको हाईजैक कर लिया गया था। 191 मुसाफिर इसमें क्रू मेंबर के साथ सवार थे और इस हाईजैकिंग का ड्रामा जो पूरे 7 दिन तक चला और जिसके बाद हमें 3 टेररिस्ट को रिहा करना पड़ा। इस हाईजैकिंग के दौरान एक रुपिन कत्याल नाम के नौजवान की मौत हुई। फिर किस तरीके से हाईजैकिंग, आतंकवादियों की रिहाई, उसका सौदा हुआ, उसको लेकर आजकल मीडिया में ये खबर तैर रही। और इस वेब सीरीज़ को पे जो कुछ दिखाया गया उसमें एक चीज़ है जिसको लेकर ये बहस हो रही है और वो ये कि जो IC-814 में 5 हाईजैकर सवार थे उनके नाम को लेकर हंगामा ये है कि उनके नाम कुछ और थे, वेब सीरीज़ में उनको कुछ और दिखाया गया। तो इसमें सच्चाई क्या है? तो जब 5 नाम हाईजैकर उसमें सवार थे, वो नाम को लेकर विवाद है, लेकिन इस नाम की शुरुआत कैसे हुई थी? पहली बार इस दुनिया को और देश को कब पता चला कि IC-814 में वो जो 5 हाईजैकर सवार हैं उनके असली नाम क्या हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो आज चूँकि IC-814 की इस हाईजैकिंग की पूरी कहानी आपको मैंने डिटेल में पहले ही सुना रखी है क्राइम तक कहानी के एपिसोड में, तो मैं उस कहानी पर नहीं जाऊंगा। वो चाहे तो आप कहानी के लास्ट में लिंक है, आप दोबारा सुन सकते हैं। लेकिन IC-814 और उसमें सवार 5 हाईजैकर, उनके नाम का खुलासा कैसे हुआ, आज की ये कहानी है। हम सभी जानते हैं कि 24 दिसंबर 1999 यही वो तारीख थी जब शाम का वक्त था और 191 मुसाफिर और क्रू मेंबर के साथ IC-814 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है। लगभग 1 घंटे का ये सफ़र था, लेकिन उड़ान भरने के सिर्फ 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर अचानक कुछ लोग उठते हैं, फिर कॉकपिट में जाते हैं और थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि ये विमान हाईजैक हो गया। जो पहला इंस्ट्रक्शन पायलट को दिया जाता है वो ये कि इस विमान को लाहौर ले चलो, लेकिन अब उसको इधर आना था, 30 मिनट की उड़ान हो चुकी थी। तो फिर ये हुआ कि फ्यूल कम है तो चलो इसको ले जाया गया अमृतसर एयरपोर्ट पर। वहाँ बाकायदा इसमें फ्यूल भरा। करीब 45 मिनट का वक्त था अमृतसर एयरपोर्ट पर इस प्लेन को हाईजैकर के चंगुल से छुड़ाने का, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे, शायद हमारा देश, हमारे जो फोर्सेस थे वो ऐसे इमरजेंसी के लिए तैयार भी नहीं थे। वहाँ से उड़ने के बाद हाईजैकर ने कहा कि इसको लाहौर ले चलो। लाहौर एयरपोर्ट ने लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी क्योंकि उसे पता था इससे हिंदुस्तान नाराज़ हो जाएगा। बाद में ये प्लेन दुबई पहुँचा। दुबई में जाने के बाद 26 मुसाफिरों को वहाँ उतार दिया गया, जिसमें रुपिन कत्याल की लाश भी थी। और फिर वहाँ से ये प्लेन कांधार पहुँचा, जहाँ अगले 6 दिनों तक हाईजैकिंग का ये पूरा ड्रामा हुआ। तो ये तो इसकी सिलसिलेवार कहानी थी। अब कांधार से ही असली कहानी शुरू होती है कि आखिर हाईजैकर की डिमांड क्या थी। तो उनकी शुरुआत में 3 डिमांड थी। पहली डिमांड ये कि हिंदुस्तान के अलग अलग जेलों में बंद हरकतुल अंसार टेररिस्ट ग्रुप के 36 आतंकवादियों को रिहा करो, जिनमें मसूद अजहर का भी नाम था जो उसका सरगना है। दूसरी ये थी कि $200 मिलियन दो, और तीसरी ये थी एक सज्जाद अफगानी, ये हरकतुल अंसार जम्मू कश्मीर का कमांडर था, उसकी लाश को हमारे हवाले कर दो। ये जम्मू की जेल में बंद था, गिरफ्तार हुआ था मसूद अजहर के साथ ही, और उस जेल में सुरंग बनाकर बहुत सारे कैदी भागना चाह रहे थे और लगभग ये भाग ही गया था, लेकिन ऐन वक्त पे खुलासा हो गया। 11 लोग मारे गए थे और उनमें से एक ये सज्जाद अफगानी भी था और इसे बाद में गुमनाम जगह पर दफना दिया गया। तो हाईजैकर की डिमांड थी कि उसके ताबूत को उसकी लाश के साथ हमें सौंप दिया जाए। ये 3 मांग थी, लेकिन खैर वो मांग पूरी नहीं हुई और आखिर में समझौता सिर्फ
3 टेररिस्ट पर आकर रुक गया। मसूद अजहर हरकतुल अंसार का चीफ, इसके अलावा उमर सईद और तीसरा था मुश्ताक अहमद जरगार। इन 3 टेररिस्ट को रिहा किया गया था हमारे 191 जो प्लेन में सवार थे मुसाफिरों के बदले में। तो ये तो इसकी मोटा मोटी कहानी है, लेकिन अब इसके पीछे क्या हुआ था। तो जब ये प्लेन 24 दिसंबर को हाईजैक हुआ, पूरे देश में अलर्ट हो गया कि भाई, क्योंकि दिल्ली की तरफ आना था, कि एक प्लेन हाईजैक हो गया है, पता नहीं क्या हो। तो हर देश की जो ख़ास तौर पर स्टेट पुलिस और बाकी एजेंसियां अलर्ट पर थी, और उसी में मुंबई को भी अलर्ट किया गया, मुंबई पुलिस को भी अलर्ट किया गया। और तब मुंबई पुलिस में जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे और वहाँ की क्राइम ब्रांच के हेड, इनका नाम था डी शिवानंदन। शाम होते होते डी शिवानंदन के पास भी फ़ोन आया उनके कमिश्नर का कि ऐसे ऐसे एक प्लेन हाईजैक हो गया है, तो सभी को आप अलर्ट पर रखो और जो भी इस हाईजैकिंग से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने की कोशिश करो। अब सभी जुट गए, क्योंकि मुंबई आतंकवादियों के कई बार हमले से 2-4 हो चुका था। तो अब इधर हाईजैकिंग की सारी कहानी चल रही है, उधर मुंबई में एक दूसरी कहानी चल रही है। डी शिवानंदन ने फ़ौरन अपनी टीम को अलर्ट किया, मीटिंग की। इसके बाद अगला दिन आता है 25 दिसंबर, क्रिसमस का दिन था वो। 11 बजे अपने दफ्तर में डी शिवानंदन बैठे हुए थे, सभी लोग बेहद फिक्रमंद थे इस हाईजैकिंग को लेकर। तभी उनके कमरे में हेमंत करकरे आते हैं। हेमंत करकरे मुंबई पुलिस के जाबाज अफसर, लेकिन उस वक्त मुंबई पुलिस में नहीं थे वो। हेमंत करकरे मुंबई में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहे थे। तो रॉ और क्राइम ब्रांच का उस वक्त कोई मतलब नहीं था, लेकिन अचानक डी शिवानंदन के कमरे में हेमंत करकरे पहुंचते हैं। उनको देखकर शिवानंद चौंकते भी हैं कि ये कैसे, लेकिन वो एकदम घबराए और उसके बाद वो कहते हैं कि हमें एक नंबर मिला है, एक कॉल है जो पाकिस्तान से आ रहा है और मुंबई में एक शख्स के पास, और लगातार दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। इस नंबर पर जो बात कर रहा है, अगर हम उसे ट्रेस करते हैं तो हमें लगता है कि इस हाईजैकिंग केस में हमें कोई क्लू मिल सकता है। फौरन शिवानंदन ने वो नंबर लिया। अब इत्तेफाक की बात थी, ये 1999 की बात है, टेक्नोलॉजी और मोबाइल और ये सारी चीज़ें उतनी नहीं थी जो अब है कि आपका लोकेशन भी फ़ौरन लाइव ट्रेस हो जाएगा, बातचीत कहाँ पे क्या है। उस वक्त ये होता था कि कोई अगर बातचीत भी कर रहा है तो उसका लोकेशन उसके कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद पता चलेगा वो किस जगह से एक्चुअल बात कर रहा है। तब सिर्फ टावर आया करता था। अब एक मोबाइल टावर के अंदर हज़ारों लाखों फ़ोन एक्टिव होते हैं, तो कैसे पता करेगा। आज की टेक्निक में तो ये है कि एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट किस जगह पर खड़ा है वो भी पता चल जाता है। खैर, शिवानंदन साहब ने अपनी टीम को लगाया और वो नंबर जो हेमंत करकरे जी ने दिया था, उन्होंने कहा कि फ़ौरन इस पे काम पे लग जाओ, अलग अलग टीमें बनाई। ये नंबर सबसे पहले उस सर्विस प्रोवाइडर को भेजा गया जो उस कंपनी का ये मोबाइल नंबर था, उससे कहा गया ये निकालो। बाकी टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया कि पुराने रिकॉर्ड निकालो, कौन ऐसा है जिसकी पाकिस्तान से बातचीत होती है क्या। अब सब इंतज़ार कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, और आखिरकार पहली इन्फॉर्मेशन वहीं से आई। और इन्फॉर्मेशन ये थी कि ये जो फ़ोन और जो बातचीत हो रही है और ये जो बातचीत हुई है, ये पाकिस्तान से जो कॉल आया था, यहाँ पर उसका लोकेशन मिला है जुहू और मलाड के बीच। बस इतनी जानकारी। अब जुहू और मलाड, इसके बीच में कम से कम हज़ारों कॉल चल रहे होंगे। अब उन हज़ारों लोगों में ये कैसे पता किया जाए कि ये कौन बात कर रहा है। अब जुहू और मलाड के बीच में सिर्फ ढूंढना है। इधर जो नंबर दिया हेमंत करकरे ने, अब उसके बाद उसको सर्विलांस पे लगा दिया गया कि अब जो भी कॉल आएगा उसको सुनना है, लेकिन फ़ोन बज नहीं रहा है। इधर एक टीम जुहू और मलाड के बीच में लगा दी गई कि शायद वहाँ से कोई क्लू मिले, लेकिन कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। अब इधर सर्विलांस पे फ़ोन लगा हुआ है, उधर दूसरी टीम जुहू मलाड के बीच में जो भी सस्पिशियस कैरेक्टर है उसको खंगाल रही है, देख रही है। इस चक्कर में 3 दिन बीत गए। इधर 3 दिन में दूसरी तरफ कांधार में IC-814 खड़ा हुआ है, बंधक वहीं है, समझौता चल रहा है। और इधर एक नंबर की तलाश कि शायद इससे हम उस हाईजैकिंग का कुछ पता करें। उधर जो हाईजैकिंग हुई थी उस फ्लाइट के अंदर में जो 5 हाईजैकर थे, उनका अब तक नाम और कुछ पता नहीं था। उसकी वजह ये थी कि उन सभी ने एक तो अपना चेहरा, मंकी कैप, आपने देखा होगा तस्वीरें,
वो ढक रखा था, तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये हैं कौन। और उस वक्त उन सब के अपने अपने नाम थे, डॉक्टर, बर्गर, शंकर, भोला, यही सारे नाम से एक दूसरे को बुला रहे थे। तो असली उनका नाम क्या है, असली पहचान क्या है, ये किसी को पता नहीं। अब उनकी शिनाख्त भी नहीं हो रही है। इधर 3 दिन बीत गए डी शिवानंद जी को अपनी टीम को दिए हुए, और ये कि लोकेशन जुहू और मलाड और फिर सर्विलांस पे की कॉल आए। 3 दिन तक कोई कॉल नहीं आया, मतलब केस एकदम वहीं पे रुका हुआ है। और पल पल यहाँ कीमती है, क्योंकि अभी तक हाईजैकिंग का मसला सुलझा नहीं है। 3 दिन के बाद अचानक पहली लीड मिलती है। नसीब अच्छा था, 28 दिसंबर 1999, यानी ये चौथा दिन था हाईजैकिंग के। 28 दिसंबर को अचानक सर्विलांस पर जो नंबर लगाया गया था उसकी घंटी बजती है। जैसे ही घंटी बजती है, सब रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, सारे खुश कि कुछ इससे लीड मिलेगा। घंटी बजी, इसके बाद जो बातचीत होती है। जो मुंबई में हैंडलर था, जो शख्स जिसको पाकिस्तान से कॉल आया था, वो उससे कहता है कि पैसों की ज़रूरत है, पैसे मेरे ख़त्म हो रहे हैं, तो आप पैसों का इंतज़ाम करो फटाफट। उधर से कहता है ठीक है, पैसों का इंतज़ाम करता हूँ और मैं तुम्हें आधे घंटे के बाद फ़ोन करता हूँ, बट ये बताओ कि तुम कहाँ। तो उसने सिर्फ इतना कहा, अपने घर का पता नहीं बताया। यहाँ पे एक उम्मीद थी कि शायद अपने घर का पता बता दे कि वहीं पे पैसा डिलीवरी होना है, लेकिन उसने ये बताने की बजाय सीधे बस बोला कि मैं जोगेश्वरी में फलाया हूँ। अपने घर का एड्रेस बताया ही नहीं। पाकिस्तान से आए कॉल पे जो था, उसने कहा कि ठीक है तुम वेट करो, मैं ठीक 45 मिनट के बाद तुम्हें दोबारा कॉल करूँगा और बताऊँगा तुम्हें पैसे कहाँ से कलेक्ट करने और किससे कलेक्ट करने। फ़ोन कट गया। अब फ़ोन कट गया, रिकॉर्डिंग सबने सुनी। अब पहली उम्मीद जगी कि 45 मिनट बाद जो कॉल आएगा उससे कम से कम ये पता चलेगा कि पैसे कहाँ पे मिलने, और ये जाएगा, और उसके बाद फिर हम उसे दबोचेंगे। अब वो 45 मिनट बेहद भारी हैं, सारी पूरी क्राइम ब्रांच की यूनिट लगी हुई है उस कॉल के इंतज़ार में। और ठीक 45 मिनट के बाद घंटी बजती है। 45 मिनट के बाद घंटी बजी, उसी नंबर पर पाकिस्तान से कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि 1 लाख रुपए का इंतज़ाम हो गया है, तुम एक काम करो, ये 1 लाख रुपए तुम्हें एक शख्स मोहम्मद अली जिना रोड पर एक शालीमार होटल है, तुम उसी होटल में पहुंचो ठीक रात के 10 बजे। उसने नीली जीन्स पहनी है और धारीदार शर्ट पहनी हुई है, तो वो तुम्हें शालीमार बाग में ये 1 लाख रुपए देगा ठीक रात के 10 बजे। ये कहकर फ़ोन कट गया। अब पहली बार 4 दिन के बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक ठोस पता मिलता है कि ये पैसे शालीमार होटल, मौलाना मोहम्मद अली जिना, वो मोहम्मद अली रोड पर ये मिलना है। फ़ौरन शिवानंद जी ने 6 अलग अलग टीमें बनाई, एक सीनियर अफसर, एक जूनियर अफसर, और उनको फैला दिया मोहम्मद अली रोड पर। और साथ में ये था कि उसको बस फॉलो करना है, और पैसे लेते ही उन दोनों को दबोचना नहीं है, क्योंकि उनके बाकी साथी तक भी पहुंचना है। तो ये था कि बस पीछा करो और देखो कि वो कहाँ तक जाता है, और फिर इन्फॉर्म करो। सादी वर्दी में ये लोग तैनात हो गए। 9:30 बजे ही पहुंच गए उस शालीमार होटल के आसपास, ताकि लोकेशन देख लें कि कहाँ से सही नज़र रख सकते हैं। सब कुछ रेडी, तैयार। अचानक उन्हें एक नीली जीन्स और धारीदार शर्ट पहने हुआ शख्स दिखाई देता है। होटल के बाहर खड़ा है और वो अंदर दाखिल होता है। अब ये लोग सब दम साधे बाहर खड़े हैं। थोड़ी देर के बाद वही शख्स नीली जीन्स और धारीदार वाला बाहर आता है, और उसके साथ इस बार एक और आदमी है। अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये वही है जिसको यहाँ मुंबई में कॉल किया जाता है। उसके हाथ में एक पैकेट था, वो शायद 1 लाख रुपए था। इसके बाद नीली का जीन्स और धारीदार कमीज़ वाला पहले बाहर निकलता है, एक टैक्सी पकड़ता और निकल जाता है। कुछ सादी वर्दी के पुलिस वाले उसके पीछे जाते हैं। अब बाकी टीम अब भी वही है। अब वो शख्स बाहर निकलता है, वो भी एक टैक्सी में बैठता है और निकल पड़ता है। अब एक ख़ास दूरी रखकर उस टैक्सी को ये लोग फॉलो कर रहे हैं और उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसे ज़रा भी शक ना हो, क्योंकि शक हो गया तो फिर सारा मामला बिगड़ जाएगा। अब इसके बाद वो टैक्सी चल रही है, टैक्सी के पीछे पुलिस वाले चल रहे हैं, उधर दूसरे को फॉलो कर रहे हैं।
ये जो बंदा था जिसको कॉल आया था, ये टैक्सी से अब सीधे कहीं और जाने की बजाय मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। टैक्सी छोड़ देता है, पैसे देता है और स्टेशन के अंदर दाखिल हो जाता है। सादी वर्दी में पुलिस वाले उसके अंदर दाखिल होते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाता है और इंतज़ार करता है। थोड़ी देर में एक लोकल ट्रेन आती है, वो उसमें सवार होता है। कुछ पुलिस वाले उसी बॉगी में सवार होते हैं, कुछ उसके दाएं और बाएं वाली बॉगी में सवार होते हैं ताकि शक ना हो। अब ट्रेन चल रही है। ट्रेन चलने के बाद सारे पीछे कर रहे हैं। उसके बाद जोगेश्वरी पहुंचती है ट्रेन। ट्रेन से वो बंदा उतरता है। अब भी पुलिस वाले की नज़रों में वो उसका पीछा कर रहे हैं, इस एहतियात के साथ कि उसे ज़रा भी शक ना हो। वो स्टेशन से बाहर आता है। बाहर आने के बाद इस बार वो एक ऑटो रिक्शा पकड़ता है। ऑटो रिक्शा में बैठ जाता है। सादी वर्दी में पुलिस टीम भी ऑटो रिक्शा पकड़ती है अलग अलग, उसमें सवार अब धीरे धीरे चल रहे हैं। यहाँ पे दिक्कत ये भी है कि एक बार आप नज़रों से अगर वो ओझल हो गया तो फिर ढूंढना मुश्किल है, और मुंबई की ट्रैफिक, बाकी चीज़ें। तो इसीलिए हर ऑटो रिक्शे में जो पीछा हो रहा वो इस एंगल से कि कहीं भी किसी रेड लाइट पे, किसी भीड़ में वो ओझिल ना हो नज़रों से, क्योंकि इसके बाद पता नहीं कब हाथ आएगा। और उधर हाईजैकिंग का इशू अब भी सर पर है। आखिरकार ये ऑटो रिक्शा चलता है और जोगेश्वरी ईस्ट में बशीर बाग एक इलाका है, वहाँ पर ये ऑटो रुकता है और वो शख्स उतरता है। बशीर बाग का वो पूरा इलाका अब जो वो पैदल चलता है वो एक स्लम एरिया है, झुग्गी बस्ती, और बहुत डेंस पॉपुलेटेड, बहुत घनी आबादी। अब वहाँ वो अंदर दाखिल होता है और यहाँ से अब पीछा कर रहे पुलिस वालों की पहली परेशानी शुरू होती है, इसलिए कि इन स्लम एरिया में हर कोई एक दूसरे को जानता है। अगर कोई बाहरी शख्स आता है तो तमाम टेढ़ी नज़रों से उससे घूरा जाता है। अब पुलिस वालों को ये कि कहीं ऐसा ना हो कि शक हो जाए, या जिसको हम पीछा कर रहे हैं उसी को शक हो जाए कि अननोन इस बस्ती में क्या कर रहा है। तो वो भी पूरी एहतियात और अपनी कलाकारी के साथ उसका पीछा कर रहे हैं। पीछा करते करते अचानक एक जगह पर वो शख्स एक झुग्गी के बाहर रुकता है, स्लम एरिया, दस्तक देता है, दरवाज़ा खुलता है, वो अंदर दाखिल हो जाता है। अब पुलिस वाले उस घर के बाहर फैल जाते हैं। बॉसेस को फ़ोन किया जाता है। अब कहा जाता है कि नहीं, अभी उसे पकड़ना नहीं है, क्योंकि अभी हो सकता है इसमें और भी लोग जुड़े हुए हों, तो शायद उनको पकड़ सकें। अब इंतज़ार हो रहा है। आखिरकार इंतज़ार के बाद फिर ये तय हुआ कि अब इनको दबोचना चाहिए, क्योंकि उधर कांधार में अब भी IC-814 191 मुसाफिर के साथ खड़ा हुआ, बल्कि अब 190, क्योंकि रूपेन कत्याल की मौत हो चुकी थी। फिर ऊपर से सिग्नल आता है कि ऑपरेशन शुरू करो। अब ये भी था कि अगर ये सब टेररिस्ट हैं तो इनके पास तमाम हथियार होंगे। तो खैर ऊपर से जब ग्रीन सिग्नल मिला, पुलिस की टीम अचानक दरवाजे पर दस्तक देती है, बाकी उनको कवर करते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, एक साथ धावा बोला जाता है। एक साथ जब धावा बोला गया तो अंदर से 5 लोग अरेस्ट हुए, और इन 5 के नाम थे। एक का नाम था रफ़ीक मोहम्मद, एक का नाम अब्दुल लतीफ़ अदानी, एक मुश्ताक अहमद आज़मी, एक मोहम्मद आसिफ, और एक गोपाल सिंह बहादुर मान। गोपाल सिंह बहादुर मान नेपाली था, जबकि रफ़ीक मोहम्मद ये मुंबई का था, और बाकी अब्दुल और मुश्ताक अहमद और मोहम्मद आसिफ ये पाकिस्तानी थे। यानी एक मुंबई का, एक नेपाल का, 3 पाकिस्तानी। तीनों को फ़ौरन दबोच लिया गया। उन्हें मौका ही नहीं दिया गया कि वो पलटकर वार करें। इसके बाद उस कमरे की तलाशी ली गई। वहाँ के हथियार देखकर पुलिस वालों की आंखें भौचक्की रह गई। वहाँ से AK-56 असॉल्ट राइफल 2, 5 हैंड ग्रेनेड, एंटी टैंक TNT रॉकेट लॉन्चर, सैकड़ों कारतूस, इसके अलावा 3 डेटोनेटर, साथ में 6 पिस्टल और 1,72,000 रुपये कैश, ये वहाँ से मिले। अब इन सबको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद इनको लाया गया। जब इनको लाया गया और उसके बाद अब इनसे पूछताछ हुई, और ये अब 5वां दिन है। कांधार में अब भी वो प्लेन वहीं है। लाने के बाद अब जब इनसे पूछताछ हुई तो सबसे पहले इन्होंने जो खुलासा किया, वो अभी तक न हम देश की हमारी एजेंसी, न कोई और जानता था, न दुनिया को पता था कि IC-814 के अंदर वो जो 5 लोग हाईजैकर जो 5 हैं, उनके असल में असली नाम है क्या। तो पहली बार इस हाईजैकिंग के 5वें दिन इन लोगों को जब पकड़ा गया
तो उनके नाम सामने आए और वो नाम थे इब्राहिम अथर, ये बहावलपुर पाकिस्तान का था। शाहिद अख्तर, ये कराची पाकिस्तान का था। सनी अहमद काजी, ये भी कराची पाकिस्तान। मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम, ये भी कराची पाकिस्तान। और शाकिर, ये सिंध पाकिस्तान। ये 5 हाईजैकर के नाम और इनकी राष्ट्रीयता का पहली बार खुलासा इन 5 लोगों को जो मुंबई में पकड़े गए, क्राइम ब्रांच की टीम ने जो पकड़ा और हेमंत करकरे ने जो नंबर दिया था फ़ोन, उसकी वजह से आया। फ़ौरन ये सारी जानकारी हेमंत करकरे को चूँकि लगातार अपडेट दिया जा रहा था, हेमंत करकरे ने दिल्ली में बैठे अपने रॉ के चीफ को बताया कि सर IC 814 के जो हाईजैकर हैं, जिन्हें डॉक्टर बर्गर, भोला, शंकर, वो बताया जा रहा है, असल में उन सब के नाम ये हैं। तो असली नाम हाईजैकिंग के 5 दिन के बाद पता चला कि वो 5 हाईजैकर कौन है। रॉ चीफ ने फिर बाकी उस वक्त अपने होम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको ये सारी जानकारी दी गई और फिर इसके बाद समझौता जब चल ही रहा था तो ये फिर सारे समझौते हुए और उसके बाद फिर पूरी कहानी सामने आई कि जो 5 हाईजैकर थे, असल में हाईजैकिंग से पहले ये मुंबई में ही थे। ये हाईजैकिंग शायद न होती अगर हमारे कुछ करप्ट और भ्रष्ट अफसर अपनी देश की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करते। जो जानकारी आई वो ये कि ये जो 5 हाईजैकर थे, ये उससे बहुत पहले मुंबई आए, मुंबई में एक फ्लैट किराए पर लिया, कंप्यूटर की क्लासेस अटेंड की और इन्होंने पासपोर्ट ऑफिस में रिश्वत देकर, एक टेररिस्ट ने तो इसमें से 2-2 पासपोर्ट बना लिए थे एक ही फ़ोटो पर। इन्होंने नकली फ़ोटो बनाए, नकली कागजात बनाए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाए, सब फेक, सिर्फ रिश्वत देकर। और ये थे पाकिस्तानी। अगर ये नकली डॉक्यूमेंट्स न बना होता, इनके नकली पासपोर्ट न बने होते, तो IC 814 की हाईजैकिंग नहीं होती। एक ट्रैवल एजेंसी का भी नाम आया, फिर उसके लोगों की भी उठाया गया, जो पासपोर्ट ऑफिस में जिन लोगों ने रिश्वत ली थी फिर उनको भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन कुल मिलाकर कहानी ये थी कि अगर ये सारे फर्जी और फेक पासपोर्ट और कागज़ ना होते तो शायद इतनी आसानी से ये सारी चीज़ें ना होती। तो मुंबई में आकर इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी और इसकी वजह ये थी कि उससे पहले मसूद अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया था जम्मू में और उसे जम्मू के ही वो एक जेल कोट भलवाल जेल, वहाँ रखा गया था और उसकी रिहाई और उसके साथ 36 और आतंकवादियों की रिहाई की वजह से ही हुआ था। तो जब ये सारे नाम आ गए फिर समझौता हुआ, हमें 3 टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा, मसूद अजहर को, उमर सईद को, मुश्ताक अहमद जरगार को। और इनको छोड़ने का फिर नतीजा बाद में ये हुआ कि IC 814 के मुसाफिरों को रिहा किया गया 31 दिसंबर 1999। 24 को ये हाईजैक हुआ था और ठीक 7 दिन के बाद 31 दिसंबर को कांधार से ये प्लेन उड़ता है और नई दिल्ली लैंड करता है, जिसे 24 दिसंबर की शाम 7 बजे ही लैंड करना था। 7 दिन की हाईजैकिंग के इस पूरे ड्रामे के बाद 31 दिसंबर को ये प्लेन लैंड किया, सिवाय एक मुसाफिर के, क्योंकि उसकी लाश आई थी, वो था रुपेन कतियाल, जो बेचारा अपना हनीमून मनाने काठमांडू गया था, नई नई शादी हुई थी। 31 दिसंबर था, अगले दिन न्यू ईयर। मैंने शायद पहले आपको बताया, सारे अखबारों में रिहाई और उसकी तस्वीरें थी। इंडियन एक्सप्रेस ने तब एक हेडलाइन छापी थी, वेलकम बैक टू होम, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन जो मांग मानी गई थी, उसका खामियाजा हमने बाद में भुगता आने वाले सालों में। इसी मसूद अजहर, जिसको हरकतुल अंसार गदीब, जिसे हमने रिहा किया 2001, यानी रिहाई के ठीक 2 साल के अंदर पार्लियामेंट पर अटैक करवाया था। 2002 में डैनियल पल, अमेरिकी जर्नलिस्ट, उसको किडनैप करके गला कैमरे पर काटा गया था, यही मसूद अजहर था। 2008 मुंबई में अटैक हुआ था, यही मसूद अजहर था उसके पीछे। 2016 पठानकोट में जब हमला हुआ आतंकवादी, यही मसूद अजहर था। 2019 पुलवामा अटैक, ये भी इसी मसूद अजहर की देन थी। तो ये IC 814 के उन 5 हाईजैकर, जिनके नाम को लेकर कि इसका भोला और शंकर क्यों बताया जा रहा, असल में ये कोड नेम था और ये जितने भी दस्तावेज हैं उसमें थे, लेकिन असली नाम 5 के क्या थे, ये पहली बार
मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने इसका खुलासा किया था और उसके बॉस थे उस वक्त डी शिवानंदन, और वो नंबर लाए थे हेमंत करकरे, वही हेमंत करकरे जिनकी 2008 में, ये देखिए वो हेमंत करकरे लेकर आए थे नंबर, और ये उसी मसूद अजहर को रिहा किया गया। और उसी मसूद अजहर ने 2008 में मुंबई पर जब अटैक करवाया तो हेमंत करकरे उसी अटैक में शहीद हो गए थे। डी शिवानंद बाद में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने महाराष्ट्र के, ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी बने, फिर रिटायर हो गए और अब एक बुक लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने ये 5 नाम के खुलासा की पूरी कहानी डिटेल में लिखी। तो ये थी आज की कहानी, और इस पूरी हाईजैकिंग की कहानी इनसाइड क्या थी ये मैंने आपको जैसा पहले बताया, मैं ऑलरेडी सुना चुका हूँ, उसका लिंक इसके लास्ट में होगा, दीपक को कह दूंगा, तो जिन्होंने नहीं सुनी है वो ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज एक तो हैप्पी टीचर्स डे पूरी क्राइम तक फैमिली मेम्बर को, इसलिए मेरी तरफ से भी वजह ये है कि आप में से बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जब मैं गलतियाँ करता हूँ आप उसकी तरफ ध्यान दिलाते हैं। बहुत लोगों ने मेरी इंग्लिश सुधारी है, कई लोगों ने मैथ सुधारी है, कई लोगों ने कई और चीज़ सुधारी है। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी टीचर्स डे। और ज़िंदगी में टीचर्स मतलब माँ बाप का जो दर्जा होता है वही एक गुरु का दर्जा होता है। तो आप तमाम लोगों को हैप्पी टीचर्स डे, और जो जो जिनकी ज़िंदगी में आपकी बड़ी अहमियत रही उनको हमेशा याद कीजिएगा और उनको विश करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच। बहुत सारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर ने भी विश किया है, उसमें हमारी एक चित्रा गांधी जी बहन है, उन्होंने कहा कि भाई आप साथ में गुरु भी बना दिया इन्होंने, लेकिन थैंक यू सो मच। आज कौशिक तालुकदार इनका जन्मदिन है, ये गुवाहाटी से हैं, हैप्पी बर्थडे कौशिक साहब। साथ ही नेहा निशा, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे नेहा जी, और ये सुनील यादव जी की पत्नी है। सिमरत कौर, इनका भी आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सिमरत जी, और ये सुमैल सिंह की वाइफ है। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी, आपका भी आज जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी, आप हमेशा अच्छे रहें। और ये अतुल यादव जी ने भेजा, उनके पिताजी हैं दुर्गा जी। दिव्या सोनी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दिव्या। और हेमंत सोनी ने भेजा है ये। राहुल यादव, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे राहुल यादव। भेजा है सुधा जी ने, उनके पति हैं राहुल। प्रदीप महापुरे, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रदीप जी। और भेजा मोहसिन मुजावर ने। चित्रा गांधी जी का मैंने आपको बताया, हैप्पी टीचर्स डे के लिए थैंक यू सो मच। रोशिफ अंसारी, बड़ी अच्छी लाइन लिखी है रोशिफ अंसारी ने, इसलिए मैं इसको आपको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने एक लाइन लिखी है कि हमारे देश में 10 साल के बच्चों का पूरा टिकट लगता है। आप ट्रेन में जाएं, बस में जाएं, प्लेन में जाएं, कि 10 साल के बच्चों का फुल टिकट लगता है। लेकिन 17 साल की उम्र में अगर कोई रेप करता है तो उसे नाबालिग कहा जाता है। गहरी सोच वाली ये बात कि 10 साल के एक बच्चे का फुल टिकट, क्योंकि वो उसे उस टिकट के हिसाब से उसको बड़ा माना जा रहा है, बालिग माना जा रहा है। लेकिन 17 साल का एक लड़का अगर किसी का रेप कर देता है, जैसे निर्भया टाइप के केस में भी हुआ, तो वो नाबालिग है, वो बच्चा है। ये कैसी फितरत है। थैंक यू सो मच रोशिफ ये लाइन भेजने के लिए। मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए इस लाइन पर, ख़ासतौर पर जो जिम्मेदार पदों पर लोग हैं, चाहे वो कानून के मुहाफिज हों, सरकारें हों, जुडिशरी हो, उन्हें भी इस लाइन पर सोचना चाहिए कि 10 साल के बच्चे का तो आप पूरा टिकट ले रहे हैं, हाफ भी नहीं ले रहे हैं, और 17 साल का कोई वहशी आकर किसी का रेप कर दे तो आप कहते हैं वो बच्चा है, नाबालिग है। इसके अलावा कौशक राजपूत, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। संजय मिस्त्री, थैंक यू सो मच, आपके सजेशन पे ज़रूर ध्यान दूंगा। शिल्पी गोयल, थैंक यू सो मच आपका भी। अलीम खान, इसके अलावा अर्पण मैत्र प्रसाद, साथ ही आराध्य खेल। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया, कुछ कहानी की भी फरमाइश की है, लेकिन कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।